आप सुन रहे हैं कहानी एक थी शिरीन। ये इस कहानी का अगला भाग है, गर्व का सच। इसके अलावा गवाही देने के लिए कुछ अधिकारी मौजूद थे। इसी कारण रमाकांत राव को सेनापति जी के आरोपों का खंडन करने का कोई मौका नहीं मिल रहा था और वो हत्या करने के इरादे वाले इस आरोप में और गहरा फंसता जा रहा था। दूसरा आरोप ये था कि शशिकला के साथ उसके निजी संबंध थे। हिम्मत सिंह इश्कबाजी करता रहता था और वो लगभग शशिकला को छेड़ने में कामयाब हो गया था। ये बात अलग है कि रमाकांत राव उसी पल आ गया था और उसने शशिकला को बचा लिया था, लेकिन हिम्मत सिंह उससे डरता नहीं था और यहाँ तक कि सार्वजनिक रूप से शशिकला के साथ भी छेड़छाड़ करता रहता था और ये चीज रमाकांत राव को बहुत गुस्सा दिलाती थी। इसीलिए रमाकांत राव का हिम्मत सिंह की हत्या करने का दूसरा मकसद ये हो सकता था। दासी, जो उस समय पर आए हुए अधिकारियों की सेवा कर रही थी, वो भी गवाह बन सकती थी। तीसरी बड़ी बात ये थी कि रमाकांत राव और शशिकला के बीच निजी संबंध होने के कारण उन्होंने शिरीन के खिलाफ साजिश रची। वो चाहते थे कि वो हिम्मत सिंह के गुप्त बगीचे में जाए और जानबूझकर सुनिश्चित किया जाए कि शिरीन अपने प्रेमी हिम्मत सिंह से मिलने वहां गई थी और उस पर झूठे आरोप लगा दिए जाएं। सौभाग्य से शिरीन की विश्वास योग्यता और उस जगह नहीं आने के कारण रमाकांत राव की साजिश विफल हो गई थी। इस घटना के लिए 8वें राजकुमार, न्यायाधीश महोदय और शिरीन गवाह हो सकते थे। रमाकांत राव ने शिरीन को जो पत्र दिया था, उससे साफ जाहिर होता है कि रमाकांत राव ने ही ये सब कुछ किया है। इसीलिए उस पत्र को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन वो 8वें राजकुमार भीम सिंह द्वारा निरीक्षित हो गया था और वो उस पत्र पर रमाकांत राव के लेखन की पहचान करने में कामयाब हो चुके थे। भीम सिंह ने तुरंत ही सबको बताया कि लिखावट रमाकांत राव की थी। सेनापति जी के पास अच्छी वाकपटुता भी थी। सम्राट को सभी सबूत पेश करने के बाद उन्होंने रोते हुए कहा, महामहिम, मुझे पता था कि मेरा बेटा एक कमीना किस्म का आदमी था और उसने 12वें राजकुमार को कई बार सबके सामने अपमानित किया था, लेकिन उसे इतनी सी बात के लिए मृत्यु के घाट तो बिल्कुल नहीं उतारना चाहिए था। क्यों? मैं सही कह रहा हूं ना महाराज? और मुझे उम्मीद नहीं थी कि 12वें राजकुमार ने मेरे बेटे के खिलाफ ऐसी कुतर्क और साजिश रची होगी। उसने किसी को मेरे बेटे को मारने के लिए भेजा था और वजीर शाम सिंह की छोटी बेटी को भी फंसाना चाहा था। सौभाग्य से वो कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं थी। वो इस तरह एक पत्थर से दो पक्षियों को मारना चाहता था, मगर उसकी योजना सफल नहीं हुई। जाहिर तौर पर यह एक योजनाबद्ध जाल था, क्योंकि उसने न्यायाधीश महोदय सहित बाकी लोगों को अगले ही दिन शिरीन बेटी को पकड़ने के लिए भेजा। उसकी योजना ये छवि बनाने के लिए थी कि मेरा बेटा और शिरीन बेटी दोनों एक साथ मर गए थे, ताकि एक तरफ ये शादी खत्म हो सके और उसी समय इसका बदला भी पूरा हो जाए। उसने सबको एक बहुत बड़ा संयोग दिखाने की कोशिश की कि जिस दिन उसके बागीचे में शिरीन को मिलने के लिए धोखे से बुलाया, ठीक उसी रात मेरे बेटे की हत्या कर दी गई। महामहिम, मेरे बेटे की मृत्यु इतनी दयनीय रूप से हुई है कि वास्तव में उसे चिन्हित करके मारा गया है। मेरे महामहिम, कृपया मेरे बेटे की मौत के लिए निर्णय लें। सेनापति के रोने के आंसू देखकर सम्राट को एक गंभीर सरदर्द का अनुभव हो रहा था। सम्राट केवल भीम सिंह और शिरीन से जांच कर सकते थे। शिरीन, क्या रमाकांत राव ने आपको कोई पत्र लिखा था? भीम सिंह, क्या आपने वो पत्र सच में देखा था? शिरीन का अभिनय ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस क्रूर सच से हैरान थी और उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। उसने रुक रुक कर कहा, 12वें राजकुमार ने मुझे वास्तव में पत्र तो जरूर लिखा था। उस समय मुझे लगा कि ये शायद एक मजाक है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सब एक साजिश के तहत किया गया था। भीम सिंह ने कहा, मैंने सचमुच देखा है। वो सुलेख 12वें भाई की लिखावट में ही था। सम्राट ने न्यायाधीश महोदय की ओर दोबारा देखा और उसने पूरी कहानी दोहराने को कहा। जब वो फिर से जांच करने के लिए शिरीन के बगीचे में गए तो क्या हुआ था? क्योंकि ये एक हत्या का मामला था, इसीलिए किसी ने किसी भी छोटे से विवरण को छिपाने की हिम्मत भी नहीं की। सम्राट का चेहरा बहुत उदास हो गया और उन्होंने रमाकांत राव और शशिकला दोनों की ओर देखा, जो डर के मारे घुटनों पर थे और कांप रहे थे। सम्राट ने फिर उनसे पूछा, क्या तुम दोनों को स्पष्ट करने के लिए कुछ कहना है? रमाकांत राव अभी भी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ कोशिश कर रहा था अपने ऊपर से ये लालछन हटाने की। उसने कहा, मेरे पिता, कोई मुझे फंसाना चाहता है।
मैं शशिकला के साथ किसी भी निजी तरीके से शामिल नहीं हूँ। मैं केवल उससे कुछ ही बार मिला था क्योंकि मैं हमेशा वजीर शाम सिंह के घर आता जाता रहता था। मैं वजीर शाम सिंह जी की हवेली में शिरीन से मिलने जाता था। शशिकला उसकी हर कही बात में उसका साथ दे रही थी और हामी भर रही थी। अगर वो ऐसा ना करती तो वो अपनी प्रतिष्ठा खो सकती थी। सेनापति को यही उम्मीद थी कि रमाकांत राव यही बहाना मारेगा, मगर वो इस बहाने के लिए भी तैयार होकर आए थे। उन्होंने फिर से कहा, मेरे महामहिम, शशिकला लगभग 2 महीने की गर्भवती हो चुकी है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप शाही चिकित्सक से इसकी नब्ज महसूस करने के लिए उसे भेज सकते हैं। बादशाह ने उसके पीछे खड़े शाही चिकित्सक की ओर हाथ हिलाया और उन्होंने आदेश दिए। शशिकला डर गई थी और पीली पड़ गई थी। अवचेतन रूप से वो कदम पीछे की ओर लेने लगी, लेकिन वो श्याम सिंह द्वारा रोक दी गई। श्याम सिंह के चेहरे का एक गंभीर रूप था और वो उग्र दिख रहा था। उसने ठंडे स्वर से पूछा, अगर आप निर्दोष हैं तो आप डर क्यों रही हैं? जब चिकित्सक की उंगलियां शशिकला की नसों को छूने जा रही थी तब उसका चेहरा मृत व्यक्ति की तरह पीला पड़ गया था। उसने जमीन पर घुटने टेक दिए और भीख मांगी। आपको जांचने की जरूरत नहीं है। मैं वास्तव में गर्भवती हूँ। ये सुनकर श्याम सिंह का पूरा शरीर गुस्से से कांप उठा था। उसने अपना हाथ उठाया और उसे एक थप्पड़ जड़ दिया और चिल्लाते हुए पूछा, तुम इतनी बड़ी चुड़ैल हो? ये किसका बच्चा है? क्या ये सच में 12वें राजकुमार का बच्चा है तुम्हारे गर्भ में? शशिकला कांप उठी और उसने कोई जवाब नहीं दिया। सेनापति ने तुरंत ही श्याम सिंह से कहा, ये वास्तव में 12वें राजकुमार का ही बच्चा है। अगर वजीर श्याम सिंह को विश्वास नहीं होता है तो आप अपनी बेटी के गर्दन पर पहने हुए हार की जांच कर सकते हैं। इस हार को 12वें राजकुमार द्वारा बहुत ही भारी शुल्क के साथ शशिकला के लिए खरीदा गया था। ऐसे हार पर नाम उकेरे जाते हैं। आपको पता चल जाएगा अगर आप एक बार अपनी आंखों से इसे देख लेंगे। श्याम सिंह ने लगभग शशिकला के हार को चीर लिया था और प्रकाश के नीचे उसे वो देखने लगा। उन दोनों के नाम इन नगीनों पर तराशे हुए थे। अब श्याम सिंह कोई संदेह नहीं कर रहा था। उसकी आंखें लाल थी और उसने शशिकला को लात मारी। चुड़ैल, वो तुम्हारी बहन का भावी पति है। तुम इतनी बेशर्मी ये सब कैसे कर सकती हो? तुम्हारा न केवल उसके साथ संबंध था बल्कि तुमने अपनी बहन को फंसाने की कोशिश की। तुम बदनाम हो चुकी हो। तुमने अपने परिवार की छवि को भी बदनाम कर दिया है। वजीर श्याम सिंह ने शशिकला को तब तक लाते मारी जब तक वो फर्श पर 2 चक्कर खाकर लुढ़क नहीं गई और लगभग खून की उल्टियां भी करने लगी। सौभाग्य से जब श्याम सिंह ने उसे लात मारी तब उसकी छोटी बहन जो उसके बगल में बैठी थी, उसने लात को रोकने का प्रयास किया, अन्यथा शशिकला कुटिया से बाहर गिर जाती। इस समय जाहिर तौर पर शशिकला और रमाकांत राव के बीच के संबंध को छुपाना असंभव था। रमाकांत राव ने अपने दोषों को स्वीकार करने का फैसला किया। उसने घुटने टेक दिए और कहा, मेरे सम्राट पिता, मैं वास्तव में शशिकला के साथ एक चक्कर चलाने के लिए लापरवाह कहलाया जाने के लिए तैयार हूँ और शिरीन को हिम्मत सिंह के घर में बुलाकर उसे फंसाने की कोशिश करने के लिए भी मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं वास्तव में उसे नापसंद करता था। हालांकि मैं अब हत्या के बारे में ऐसा नहीं कह सकता। हिम्मत सिंह को मार डालने के लिए मैंने किसी हत्यारे को कहा था। ये मुझ पर गलत आरोप लगाया जा रहा है। सेनापति गुस्से में था और वो अचानक बोल उठा, बकवास है ये सब। अगर ये तुम नहीं थे तो मेरे बेटे को किसने मारा होगा? मेरा बेटा तो उस दिन मर गया था जब उसने शिरीन को उसके घर जानबूझकर बुलाया था। ये कोई संयोग नहीं था। क्या आप कोशिश कर रहे थे शिरीन को फंसाने की? शिरीन उस दिन अपने घर से बाहर गई थी और क्या मेरे बेटे को शिरीन ने मार दिया था? रमाकांत राव अवाक था। हालांकि उसने खुद को बचाने के लिए ये कहा, हाँ ये संभव है। बादशाह ने मेज पर हाथ फेरा और जोर से कहा, तुम सिर्फ बकवास कर रहे हो। शिरीन के पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। वो हिम्मत सिंह को कैसे मार सकती है? यहाँ तक कि अगर वो उसे मारना चाहती तो उसके पास ऐसा करने की कोई क्षमता नहीं थी। रमाकांत राव ने पूरी कोशिश की और कहा, लेकिन वो जानती है ना कि इलाज कैसे किया जाता है और मंत्र को कैसे तोड़ा जाता है। शायद उसने अपने चिकित्सा कौशल का उपयोग करके या कोई जादू टोना करके हिम्मत सिंह को मार दिया हो। सम्राट ने आकाशीय ऋषि भगवान दास जी की ओर देखा और कहा, ऋषिवर, आपके क्या विचार हैं इस बारे में? भगवान दास जी ने शांति से कहा, हिम्मत सिंह की मौत कैसे हुई? शिव मंदिर के प्रभारी व्यक्ति ने जवाब दिया, मेरे महामहिम,
अधिकारियों द्वारा शव परीक्षा के अनुसार हिम्मत सिंह की हत्या एक हरे रंग के मोतीदार बाल बांधने वाली सुई से हुई है, जो सीधे उसके गले के माध्यम से छेद करती हुई उसके गले तक पहुंच गई थी। उसके शरीर पर कोई अन्य चोट नहीं थी, जिसका मतलब उसे अचानक मारा गया था। मौत के लिए उसे कोई जहर भी नहीं दिया गया था। इसके अलावा 2 अन्य अंगरक्षक और 2 नौकरानियों को भी इस विधि से बागीचे में मार दिया गया था। जिस तरह से हत्यारे ने उन्हें मारा था वो बहुत तेज, कुशल और बहुत ही क्रूर था। ऐसा लग रहा था कि ये किसी बहुत ही अनुभवी हत्यारे द्वारा किया गया था। भगवान दास जी ने शिरीन की ओर देखा और सम्राट से पूछा, क्या ये बच्ची आपको एक अनुभवी हत्यारे की तरह दिखती है? आप सुन रहे हैं कहानी एक थी शिरीन। ये इस कहानी का अगला भाग है, शिरीन के बदलाव। सम्राट ने अपना सर हिलाया और रिसीवर की ओर देखते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, ये तो बिल्कुल असंभव है। इस मामले का शिरीन बिटिया से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा लगता है कि हिम्मत सिंह की हत्या जाने माने हत्यारों ने ही की थी। भीमपुर राज्य में कई भाड़े के हत्यारे थे, लेकिन भीमपुर राज्य में एक हत्यारे को किराए पर लेने की लागत बहुत ज्यादा अधिक थी। इसीलिए ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो एक हत्यारे का किराया दे सकते थे। इस तरह के एक अनुभवी हत्यारे को किराए पर लेने का काम आम लोग तो सोच भी नहीं सकते। ऐसा लग रहा था कि केवल शाही परिवार में से ही ऐसा कोई कर सकता है। शाही राजकुमारों को युद्ध कला में कुशलता रखने के लिए कई अंगरक्षकों ने घेर रखा होता है। यदि वो लोगों को मारना चाहें तो वो शायद अपने अंगरक्षकों को भेजेंगे और उन्हें किसी हत्यारे को काम पर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ विचारों और सुरागों के बाद ऐसा लग रहा था कि केवल रमाकांत राव ही हत्यारा था, क्योंकि उसे हिम्मत सिंह के प्रति इतनी नफरत थी कि वो एक हत्यारे को उसे मारने के लिए पैसे देकर रख सकता था। ये रमाकांत राव के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। सम्राट ने रमाकांत राव की ओर देखते हुए कहा, बेशर्म, तुमने ये क्या किया है? रमाकांत राव चिंतित था। वो बोल पड़ा, मेरे सम्राट पिता हिम्मत सिंह की मौत का वास्तव में मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। अरे हाँ, याद आया, किसी एक साक्षी ने शिरीन को उस दिन उसके घर के बाहर जाते हुए देखा था, और वो भी एक गवाह बनाई जा सकती है। सम्राट ने ठंडे स्वर में पूछा, शिरीन बिटिया को बाहर जाते किसने देखा था? शशिकला और उनकी 2 नौकरानियों ने महाराज। सम्राट ने मेज पर हाथ फेरा और कहा, बकवास, कोई भी शशिकला की बातों पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसका आपके साथ नाजायज संबंध है। मगर उन 2 नौकरानियों का तो मेरे साथ कोई संबंध नहीं है ना? रमाकांत राव ने उन दोनों नौकरानियों को देखा और कहा, महाराज को बताएं कि आपने शिरीन को घर के बाहर जाते देखा या नहीं? दोनों नौकरानियां रमाकांत राव के लिए काम करती थी, मगर वो उन्हें रहस्य को उजागर करने से रोकने के लिए मारना चाहते थे। उस समय दोनों नौकरानियों ने फर्श पर घुटने टेक दिए और अपने सर हिलाते हुए कहा, नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मालकिन शशिकला ने हमें ऐसा कहने को कहा था और कानूनी विभाग को इसकी सूचना देने को भी कहा था। वास्तव में हमने कुछ भी नहीं देखा था। रमाकांत राव और शशिकला चुप रहे और उन दोनों नौकरानियों को देखते रहे। दोनों नौकरानियां झुकी और बोली, महामहिम, हमने ये सब मालकिन शशिकला के आदेशों के आधार पर किया था। उन्होंने हमें वादा किया था कि एक बार जब हम इस कार्य को पूरा कर लेंगी तो वो हमें 1000 सोने की मोहरें देकर पुरस्कृत करेंगी। उन्होंने वादा किया था कि अगर हम अपना कार्य करने में विफल हो गए तो वो हमें जेल में डाल देंगी और तब हमारी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। हालांकि कभी भी उनसे ये उम्मीद नहीं की थी कि वो बिल्कुल भी हमारी परवाह नहीं करेंगी, और वो भी जब हमने सफलतापूर्वक अपना कार्य पूरा कर लिया था, जैसा उन्होंने हमें करने को कहा था। उन्होंने तब भी हमारी देखभाल नहीं की जब हम जेल में थी। उल्टा उन्होंने हमारी हत्या करने के लिए एक आदमी को भेज दिया था। सौभाग्य से सेनापति जी उस दिन हमें बचाने के लिए तय समय पर आ गए थे, वरना हम अब तक जेल में ही मर चुके होते। अब सब कुछ स्पष्ट था। बादशाह ने गुस्से में रमाकांत राव की ओर देखा और उसे डांटते हुए कहा, कमीने, अब और कितना झूठ कह सकते हो तुम? अगर तुम दोनों निर्दोष हो तो तुम दोनों लोगों की हत्या क्यों करना चाहते थे? जाहिर है वो अपने अपराध को छिपाने की एक नाकाम कोशिश कर रहे थे। सम्राट अपने बेटे के मूर्खतापूर्ण कार्यों से निराश था। वो जानता था कि उसका बेटा बहुत चालाक नहीं था, लेकिन उसने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि उसका बेटा इतना ज्यादा बेवकूफ हो सकता है।
सबूत की एक श्रृंखला के साथ रमाकांत राव के लिए अब खुद का बचाव करना असंभव हो चुका था। वो केवल झुककर अपनी निर्दोषिता का दावा कर सकता था। उसने दिल में जो महसूस किया वो पूरी तरह से उसमें फंस चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वास्तव में उसे इन हालातों में कितने अंदर तक फंसा दिया गया था। उसके दिल में एक जटिल भावना उत्पन्न हुई और वो खुद को शिरीन की ओर देखने से बिल्कुल रोक नहीं पाया। शिरीन बिना किसी चेहरे के भाव के वहां खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल चांदनी की तरह ठंडी थी। क्या वही थी जिसने उसे फंसाया था? नहीं, यह असंभव था। आखिर वो सिर्फ 13 साल की लड़की थी। वो कैसे इस तरह के एक जटिल जाल को रच सकती है? हालांकि काफी ऐसे लोग थे जो शशिकला के साथ उसके संबंधों के बारे में जानते थे, लेकिन कुछ दोस्तों के अलावा कोई और नहीं था जो वास्तव में उनके संबंधों के बारे में जानता था। इसके अलावा शशिकला की गर्भावस्था पूरी तरह से एक रहस्य थी और तीसरा कोई व्यक्ति नहीं था जो वास्तव में इस मामले के बारे में जानता था। इन सभी जानकारियों के बारे में सेनापति जी को कैसे मालूम पड़ गया? उन्हें इन रहस्यों के बारे में किसने बताया होगा? रमाकांत राव को इस बाधा को पार कर पाने में मुश्किल आ रही थी, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। बादशाह को भीड़ के सामने ही कार्यवाही करनी पड़ रही थी, लेकिन उन्होंने आरोपों के आधार पर अपना फैसला सुनाने से पहले रमाकांत राव और शशिकला को जेल भेजने का आदेश दिया और उन्होंने इस मामले की जांच पड़ताल का आदेश दे दिया। आखिर रमाकांत राव सिर्फ एक किशोर थे। हालांकि वो महल में पला बड़ा था, फिर भी उसे किसी से कोई खतरा नहीं था। इसीलिए यहाँ तक कि अगर कोई उस पर निगाहें रखने वाले लोगों में था, तो भी कोई ऐसा नहीं था जो उसे फंसाना चाहता था, क्योंकि वो मुसीबत में फंसाए जाने लायक था ही नहीं। इसीलिए उसे परेशानी से निपटने का कोई अनुभव नहीं था। वो पहले से ही दहशत की स्थिति में था। जब वो जान गया था कि उसे आरोपों के साथ बदनामी भी सहन करनी होगी, लेकिन वो अपनी निर्दोषिता साबित करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। वो बहुत बहादुर नहीं था। इसीलिए जब सैनिक उसे जेल में ले जाने के लिए आए तो वो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था और उसे कुटिया से बाहर खींच कर ले जाया गया। इसके विपरीत शशिकला काफी कठोर थी। हालांकि वो डरी हुई थी, फिर भी वो खड़ी हो सकती थी और दावा कर सकती थी, मेरे महामहिम, मैंने वास्तव में हिम्मत सिंह को नहीं मारा है। मुझे कुछ नहीं पता है कि ये सब कैसे हुआ है। मेरे महाराज, कृपया मामले के पीछे सच्चाई से जांच करें और हमारी बेगुनाही को साबित करें। उसकी आवाज तेज थी। उसके अंदर के सभी स्त्रीत्व को वो खो चुकी थी। वो पूरी तरह से शर्मिंदा थी, लेकिन उसकी कोई नहीं सुन रहा था। कोई उस पर विश्वास नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि उसके पिताजी, जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, वो भी उससे पूरी तरह से दूर हो गए थे और उसे अनदेखा कर चुके थे। वो निराशा से भरी हुई थी। जब उसे आंगन में घसीटा गया तो उसने शिरीन को देखा और अचानक वो गुस्से से पागल होकर चिल्लाई कि ये सब इसी का किया धरा होना चाहिए। ये सब इसके द्वारा किया गया है। ये हमारी असली शिरीन नहीं है। इसके बारे में कुछ भी सही नहीं है। उसने मुझे फंसाने के लिए शैतान से सौदा कर लिया है। वो आमतौर पर इतनी कमजोर होती थी और कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करती थी। वो ऊब जाने पर कुछ भी नहीं कहती थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन गई है। अब वो शिरीन नहीं रही है, वो एक शैतान बन चुकी है। शशिकला अपनी बात पूरी नहीं कर सकी क्योंकि सैनिकों द्वारा उसके जोर बिंदु को अवरुद्ध कर दिया गया और वो उसे तुरंत कुटिया से बाहर ले गए, उसका मुंह बंद करवा के। सबसे पहले वो एक खुशी की घटना थी जब शिरीन ने मौर्य संत को हराया था और सम्राट जश्न मनाने का अवसर पाना चाहते थे, लेकिन अब जब उन्हें इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा तो उनका अब ऐसा करने का कोई मन नहीं था। शशिकला के इतने शोर के बाद भी शिरीन के लिए कोई तनाव पैदा नहीं हुआ। सम्राट ने शिरीन से किसी भी चीज के बारे में नहीं पूछा। उल्टा उन्होंने उसे थोड़ी देर के लिए आराम देने की कोशिश की, क्योंकि उसका मंगेतर अब जेल में था। फिर सम्राट ने कुछ मंत्रियों से थोड़ी देर बात की और उसके बाद वो अपने महल की ओर वापस चले गए। शिरीन और उसका परिवार भी वापस आ गया। वजीर श्याम सिंह के साथ शिरीन एक ही रथ पर घर वापस आई थी। रास्ते में श्याम सिंह भावनाओं से भरे हुए थे और उन्होंने शिरीन से बात करने की कोशिश की और उसकी कुछ बचपन की यादें ताज़ा की। हालांकि उनकी और उनकी बेटी के बीच न्यूनतम संपर्क था, इसीलिए जिन क्षणों को याद किया जा रहा था वो बहुत कम थे। जो मर्जी हो, अभी भी उन दोनों के बीच 2 या 3 क्षण थे जो केवल उसे और उसकी बेटी को ही पता थे। वजीर श्याम सिंह ने जानबूझकर उन क्षणों के बारे में बातचीत का निर्देशन किया।
शिरीन ने उनके दिल की बात समझ ली थी। ऐसा लग रहा था कि श्याम सिंह को उस पर शक हो गया था, क्योंकि इस समय ऐसी बातें याद करने का कोई और कारण नहीं हो सकता था। वो इस तरह से शिरीन की परीक्षा लेने की कोशिश कर रहा था। सौभाग्य से शिरीन के पास उस शरीर की मूल मालकिन की स्मृति थी। हालांकि मूल मालकिन कमजोर थी, लेकिन उसकी बहुत अच्छी याददाश्त थी। शिरीन तो आसानी से सभी सवालों के जवाब दे सकती थी। जब उसने जवाब देना समाप्त कर लिया तो उसने श्याम सिंह की बाह पकड़ ली और उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या वजीर श्याम सिंह मुझ पर संदेह कर रहे हैं? श्याम सिंह थोड़ा शर्मिंदा हो गया। उन्होंने आह भरते हुए जवाब दिया, शिरीन, तुम सच में बदल गई हो। शिरीन ने हल्के से उत्तर दिया, क्या आपने कभी इस मुहावरे के बारे में सुना है जो इस बात की तर्ज पर बना है कि कैसे एक हताश खरगोश लोगों को भी मार सकता है? इस समय तक रथ घर के सामने आ गया था। शिरीन ने अपनी बात पूरी कर ली और बस रथ से बाहर जाने के लिए कूद पड़ी। श्याम सिंह को पछतावा हो रहा था। हल्के से उसने अपने माथे पर थप्पड़ मारा। वो सोच रहा था कि उसे ये क्या हो गया था। वो अपनी ही बेटी पर शक कैसे कर सकता था? वो लड़की केवल अपने असली चरित्र को प्रकट करने के लिए मजबूर हो चुकी थी।